दोस्तों, कैंसर के बारे में हमें सबको मालूम है कि सारी दुनिया जो है कैंसर के जो अभी फ़िलहाल उसका जो रेशो बढ़ रहा है, तो काफ़ी लोग परेशान हैं। और जो रेशो आज से 20-30 साल पहले था, आज उसका कई गुना बढ़ा है। यानी यानी मल्टीपल हुआ है। यानी एक होता है बाबा क्या हुआ, 100 टाइम्स बढ़ा है कि 200, कई गुना बढ़ा है। अगले 20-30 साल का इसी रेशो से अगर मामला चला, तो अगले 20-30 साल हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। हम देख रहे होंगे छोटे-छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है। पीडियाट्रिक एज ग्रुप में हमने देखा है ब्लड कैंसर्स, सार्कोमास, इस तरीके के कैंसर, 6 महीने के बच्चों को कैंसर्स, बॉर्न बच्चों को कैंसर्स भी देखा है हम लोगों ने सर, ब्लड कैंसर्स वगैरह ख़ास तौर से। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, इसके बारे में एक एक्सट्रीम नॉलेज होना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, नॉलेज अपनी जगह है। हम जो है अपने आने वाली जनरेशन्स को, देखिए कैंसर डायग्नोस होने के बाद तो हर कोई इलाज करता है, लेकिन ना हो उसके लिए भी हमें मेहनत करना है। एटलीस्ट कम से कम हमारी डे टू डे लाइफ को चेंज करना है। जो है ट्रेजेडी की सूरत में सामने आया हमारे, ठीक है, जिसने हमारी तमाम सेक्शंस को, सोसाइटी को, हर एक सेक्शन को जो है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे कोई गवर्नमेंट जो है लेवल में लोग बैठे, हर आदमी कैंसर से बचा नहीं है, ठीक है। हमने देखा है हमारे अपने ऑब्जर्वेशन में पिछले 20-30 साल में कि बड़े बड़े एक्टर्स को कैंसर हो रहा है, बड़े बड़े बिजनेस पीपल उसको कैंसर हुआ है और वो कैंसर से बच नहीं सके, कोई इफेक्टिव उनको इलाज नहीं मिल सका है। उसके अलावा दोस्तों, कैंसर जो है एक ग्लोबल ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस की सूरत में सामने आया है, ठीक है। कैंसर की वजह से होने वाला नुकसान वो फिजिकल भी है, ठीक है, स्पिरिचुअल भी है और फाइनेंशियल भी है, ठीक है। कैंसर का एक पेशेंट अगर कहीं पर डायग्नोस होता है किसी भी फैमिली में, तो मिनिमम टू मिनिमम वो 10-20 लाख रुपए उनके खर्चा होते हैं। और उसका इलाज होने के बावजूद भी हमारा अपना एक ऑब्जर्वेशन है, हालांकि आपने सुना होगा दोस्तों कि मॉडर्न मेडिसिन वाले उनका जो अपना एक लोग जो स्टडीज़ बताते हैं कि दे आर हैविंग 90%, 95% सक्सेस रेट। लेकिन जब हम लोग जो है ज़मीनी लेवल पर जब जाके देखते हैं तो ऐसा हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। मेरा अपना एक कैलकुलेशन है कि कैंसर का शायद 20-30% लोगों को बहुत अच्छा रिलीफ मिलता होगा। कीमोथेरेपी, रेडिएशन बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सिर्फ 20-30% लोगों में। अभी भी जो है 70% जो है खिला ऐसा है जिसमें यूनानी मेडिसिन की ज़रूरत है, जिसमें नेचुरल मेडिसिन की ज़रूरत है, जिसमें कुछ डिफरेंट तरीके से सोचने की ज़रूरत है। मॉडर्न मेडिसिन का जो काम करने का तरीका है दोस्तों, वो है कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी। और तीनों के तीनों जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स वो लीजन सेंट्रिक जो है ट्रीटमेंट्स है। गांठ को कम करना है, गांठ को कम करने के साथ साथ पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है, नहीं हो रही है, बिगड़ रही है या नहीं हो रही है, इनसे उनको कोई बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है। दे आर हैविंग देयर पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। मैंने दर्जनों जो है उनके सेमिनार अटेंड किया हूँ, एक एक दो दो दिन के पूरे पूरे सेमिनार अटेंड किया हूँ। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि दे आर हैविंग मोर फाइन ट्रीटमेंट अबाउट कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, और कुछ नहीं है। उससे हटकर अगर हम लोग कुछ अगर ट्रीटमेंट ला सकते हैं, हम या कोई भी, चाहे वो फिर नेचुरोपैथी के ज़रिए हो, यूनानी के ज़रिए, होम्योपैथी के ज़रिए हो, और अफोर्डेबल हो, तो ये चीज़ें लोगों के लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों, कैंसर जो है एक वर्ड नहीं है सिर्फ, कैंसर जो है एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर सैकड़ों सैकड़ों अलग अलग टाइप की जो है उसके टाइप्स को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हमने देखा होगा दोस्तों, हर एक ऑर्गन का लगभग बॉडी के हर ऑर्गन का, हार्ट को शायद आपने सुना नहीं होगा कि हार्ट को कैंसर हुआ है, अदरवाइज हेड टू टो, ब्रेन टू जो है टो, हर एक ऑर्गन में अलग टाइप का एक कैंसर होता है। फिर उसकी टाइप, सेल टाइप के हिसाब से उसका नाम दिए गए हैं और जो कुछ भी है। अगर हम लोग ब्लड कैंसर्स की बात करेंगे तो मोर देन 100 ब्लड कैंसर की टाइप से, हर एक सेल लाइन का एक ब्लड कैंसर है। अगर हम लोग जो है लिम्फोमास की बात करेंगे, हॉजकिन नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, मोर देन 65 उसकी टाइप्स है सर। तो कैंसर क्या है, एक डाइवर्स टाइप ऑफ जो है एक ग्रुप है जिसके अंदर जो है बहुत सारे अमराज, बहुत सारे डिजीज उसके अंदर एड ऑन होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, कैंसर एज ए ग्रोइंग जो है इंडस्ट्री। कैंसर का जो इलाज है दोस्तों, वो सिर्फ कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी के बाद साथ ही जो है कई एक चीज़ों में वो हम जो उसको देख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर से कैंसर के ट्रीटमेंट में अगर हम लोग एड ऑन करेंगे तो पैलिएटिव केयर सेंटर आते हैं।
कैंसर के इलाज में अगर हम लोग ऐड ऑन करेंगे तो पेन मैनेजमेंट के सेंटर्स आते हैं बहुत सारे पैलिएटिव केयर के साथ साथ। उसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो इन्वेस्टिगेशन में आपको लैब इन्वेस्टिगेशन है और स्कैन से, पेट स्कैन से, उसी तरीके से जो है स्कोपीज है। ऐसा अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो कैंसर के इलाज में काम करती है और वो एक इंडस्ट्री के तौर से हम उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। उसी तरीके से हॉस्पिटल से, ऑन्कोलॉजी सेंटर से, उसी तरीके से जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर से, उसी तरीके से रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी से, यानी ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हुई है, ओरल सर्जरी हुई है। सर्जरी अपनी जगह अलग चीज़ है, लेकिन चेहरे को ठीक करना है या ब्रेस्ट के शेप को दोबारा जो है अपनी जगह पे लाना है, ये एक अपने आप में एक बड़ा जो है फील्ड है। तो अलग अलग सेक्शन को हम लोग जो है इस तरीके से देख सकते हैं कि कैंसर एज ए फिजिशियन, एज ए सर्जन, बहुत सारी उनको जो है अपॉर्चुनिटीज है काम करने के लिए आगे। लेकिन ओवरऑल इन तमाम चीज़ों का मकसद ये है दोस्तों कि पेशेंट को रिलीफ मिले और पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी बढ़े। यानी अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या है दोस्तों कि पेशेंट अपने कैंसर के इलाज में अपना सब कुछ ना खो दे। नेक्स्ट स्लाइड। एक और पॉइंट है दोस्तों, सक्सेस की जहाँ तक बात है, कैंसर का जो इलाज होता है उसमें जो फिजिशियन और सर्जन जो होते हैं उनका फोकस होता है कि लीजन कम हो या ख़त्म हो जाए, ठीक है। लीजन खत्म होने के बाद पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है नहीं हो रही, उनको कोई लेना देना नहीं है। हमारा अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि कैंसर के इलाज होने के बाद भी वो कैंसर का पेशेंट, उसको चेहरे से लगता है कि इसको कैंसर है या कैंसर हुआ होगा, इसका इलाज चल रहा है, कभी भी वो अपने आप को हेल्दी फील नहीं करता है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ी फील्ड है, जहाँ पर अगर हम लोग यूनानी मेडिसिन से अगर काम करें तो डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ मिल सकता है। हमारी अपनी प्रैक्टिस में दोस्तों, हमने पिछले 15-18 साल से जो कैंसर पे काम कर रहे हैं हम लोग, तो हमने हमारी प्रैक्टिस में ये अचीव किया है कि 70% से ज़्यादा, मोर देन 70% से जो है पेशेंट ऐसे हमारे पास है जिनको लीजन कितना कम होता है वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, ठीक है। पेशेंट को अच्छा लगना, पेशेंट को पेन कम होना, पेशेंट को एग्जॉशन कम होना, टायर्डनेस कम होना, पेशेंट अपनी डे टू डे लाइफ को किस तरीके से जो है गुजार रहा है उसमें इंप्रूवमेंट होना, ये तमाम चीज़ें हम लोग कैंसर के इलाज में करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। द बॉटम लाइन इज ट्यूमर ऑलमोस्ट नेवर किल एनी अनलेस दे ऑब्स्ट्रक्ट द कॉमन बाइल डक्ट और अदर वाइटल प्रोग्रेस। बहुत मरतबा दोस्तों मेरा एक पेशेंट था, पिछले 15-18 साल पुरानी बात है, बल्कि 20 साल पुरानी बात है, जब मैं जनरल प्रैक्टिस वगैरह करता था, आप लोग जानते होंगे। तो पेशेंट को सर हमेशा वो आके सर्दी बुखार की दवा लेते थे मेरे से, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ओबियस पेशेंट था। एक मरतबा मैंने उनका एब्डोमेन पॉल्पेट किया तो कुछ मेरे को अजीब लगा, समथिंग कि बाबा कुछ तो भी पेट में ट्यूमर वगैरह है। तो फिर मैंने उनको इन्वेस्टिगेशन के भेजा तो उसमें बहुत बड़ा ट्यूमर निकला। अब वो ट्यूमर का उन्होंने इलाज शुरू किए, उनको पहली बार उनको क्लिक हुआ कि कुछ तो है, इलाज शुरू किए, सर्जरी किए और 1 महीने के अंदर वो पेशेंट की डेथ हो गई। तो बोलने का मतलब ये है, कंक्लूजन ये है कि वो ट्यूमर पता नहीं 10 साल से हो, 12 साल से हो या उसके आगे पीछे बोल नहीं सकते हम, और पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं थी। हो सकता मैं अगर डायग्नोस नहीं करता सर तो 2-4 साल 5 साल और वो जी लेता, क्योंकि कैंसर जो है कभी भी डेथ सेंटेंस नहीं है। बहुत मरतबा मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ा हूँ, तो वो किताबों के अंदर सर ये एक चीज़ ये बताई गई है, कुछ नेचुरोपैथी की किताबें हैं, कि बहुत मरतबा कैंसर जो है सर्वाइवल मैकेनिज्म के तहत डेवलप होता है, यानी बॉडी के अंदर वो मवाद फैले ना, इसलिए गांठ एक जगह जमा हो गई है। और जब तक हमारी इम्यूनिटी को हम लोग डेवलप करते रहेंगे, वो गांठ कभी तकलीफ नहीं देंगी। ये भी एक जो है एक कॉन्सेप्ट है कैंसर के इलाज का। जैसे मिसाल के तौर से मेरा अपना कैंसर का इलाज करने का जो मेरा अपना जो कॉन्सेप्ट है सर, जैसे डायबिटीज़ का इलाज करते हैं हम लोग। डायबिटिक पेशेंट है, शुगर बढ़ गई तो आप उसको उस हिसाब से इलाज कीजिए, बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो शुगर कम करने की दवाइयाँ दीजिए, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उसका इलाज कीजिए, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है उसका इलाज कीजिए, इम्यूनिटी डेवलप कम हो गई है उसका इलाज कीजिए। सेम लाइन में हम लोग कैंसर के पेशेंट का इलाज करते हैं। उसमें एक ही पॉइंट है, कैंसर के पेशेंट को जब भी सिम्टम्स होते हैं डॉक्टर साहब, जब भी सिम्टम्स होते हैं कैंसर के पेशेंट को, इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी में ये तनाव बढ़ रहा है या दबाव बढ़ रहा है या वो सेकेंडरी इन्फेक्शन में गया है, ठीक है। फिर वो सेकेंडरी इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है, यानी वो गार्ड के अंदर भी जो है जो लीजन होता है, लीजन अपनी जगह अपनी मौजूद है, लेकिन लीजन अगर तकलीफ दे रहा है इसका मतलब उसके अंदर इन्फ्लेमेशन जमा हो गया है। हमने करना क्या है, कुछ नहीं करना है, एंटी इन्फ्लामेटरी इलाज करना है। क्या करना है, इन्फ्लामेशन को कम करना है। वो इन्फ्लामेशन कैसे कम हो सकता है, दवाओं के जरिए, यूनानी मेडिसिन के जरिए, जड़ी बूटियों के जरिए कम हो सकता है, वो भी मिजाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, सफरा सोदा बलगम दम। उसके अलावा ऐसे पेशेंट को जो है आप लोग डाइट दीजिए, एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट। अब वो क्या है,
उसके बारे में हम लोग पिछले 24-25 साल से काम करें अल्हम्दुलिल्लाह। काम करते 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 आज अल्हम्दुलिल्लाह मामला ये है कि अच्छी तरह एक डाइट डेवलप हो गया है। वो डाइट इस तरीके से डेवलप हुआ है कि 50% सर वो डाइट से आराम हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर इन्फ्लामेशन वाली कोई चीज़ नहीं है। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या है डॉक्टर रिजवान? मिसाल के तौर से सफराई मिजाज के पेशेंट है सर, सफराई मिजाज के पेशेंट को हमने इलाज शुरू किए, रिलीफ नहीं मिल रहा है, मिसाल सफरा शिकन दवाइयाँ दिए, डाइट दी, आराम नहीं हो रहा है। अब हमने उनको बहुत, मैडम भी बहुत मरतबा हिस्ट्री लेते हैं तो मालूम पड़ता है कि पेशेंट नॉर्थ साइड का है, यूपी बिहार का। तेल कौन सा इस्तेमाल करता है? सरसों का। सरसों का तेल क्या है? सरसों क्या है? इरिटेंट है, सोजिश को बढ़ाती है। और सफराई मिजाज के पेशेंट को अगर सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे डेफिनेटली उसको रिलीफ, जैसे ही द मोमेंट वी स्टॉप देयर ऑयल और चेंज देयर ऑयल, पेशेंट को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। तो सरसों का तेल उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए कार्सिनोजेनिक है। सरसों का तेल अपनी गर्मी और हरारत की वजह से सौदावी मिजाज के पेशेंट को फ़ायदा करता है। जो गांठें सख्त हार्ड स्टोन लाइक गांठें हैं, जहाँ पर हरारत को बढ़ाने की ज़रूरत है, वो गांठों को कम करने के लिए हम लोग सरसों का कैप्सूल बना के देते या सरसों का ऑयल पेशेंट को इस्तेमाल करने का बोलते। तो ये है कस्टमाइज इलाज। हर दो पेशेंट क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब जो है हम लोग बात करेंगे कि एलोपैथी में जो ट्रीटमेंट चल रहा है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी, ये अपने आप में कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। उनका अपना एक काम करने का तरीका है, एविडेंस बेस्ड काम कर रहे हैं वो, ठीक है। और अगर हम लोग अगर परसेंटेज अगर हम लोग निकाल लेंगे सब, तो मैंने अपना एक ऑब्जर्वेशन है कि आफ्टर द एज ऑफ 70 अगर कैंसर किसी को हो रहा है तो ऐसा रेशो 50% से ज़्यादा है। और 70 के बाद अगर कैंसर डायग्नोस हो रहा है तो ना वो कीमो के लायक है, बहुत मरतबा फिटनेस नहीं हो पाता पेशेंट को, कीमोथेरेपी सर्जरी नहीं हो सकती है। 50% वो लोगों को हम लोग ऐड ऑन करेंगे। फिर ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्होंने इलाज किए, उनको रिलीफ नहीं मिला, रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, पेशेंट और ख़राब हो गया, या पेशेंट ने किसी भी वजह से ट्रीटमेंट छोड़ दिया। तो जो है वो रजिस्टर्ड जो फिगर है वो 30% है, यानी 30% लोग ऐसे हैं जो कैंसर के इलाज को छोड़ देते किसी भी वजह से। वो 30% और 50% से ज़्यादा ओल्ड एज पेशेंट है। और भी कई एक ऐसे केसेस है। अगर हम तमाम चीज़ों को एग्रीगेट करेंगे दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न वाले 30% लोगों का इलाज कर रहे हैं, 70% लोगों को उन्होंने छोड़ दिए। और ये जो है हमारे लिए, यूनानी वालों के लिए या नेचुरल तरीके से काम करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा फिगर है कि हम लोग जो है ऐसे 70% पेशेंट को लेकर, ठीक है, वो पेशेंट की लीजन खत्म होना चाहिए, पेशेंट क्योर होना चाहिए, उसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए, वो एक अलग सेक्शन है, उसके बारे में काम किया जा सकता है। और उसके बारे में काम करते 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 जो है वो कुछ 10-20 साल में वो रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन इमीडिएट बेसिस पे हम लोग यूनानी मेडिसिन से क्या कर सकते हैं, ऐसे पेशेंट को ट्रीटमेंट करके बेहतर तरीके से उनकी लाइफ अच्छी, उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ हम लोग दे सकते हैं। तो नेचुरल मेडिसिन में दोस्तों एक 1981 से 2002 के बीच में यूएस एफडीए में 65 से ज़्यादा ड्रग्स को एज ए एंटी कैंसर के तौर से जो है अप्रूवल मिला है, जिसमें से 48 ड्रग्स यानी एटलीस्ट 75% ड्रग ऐसी थी जो हर्बल सोर्स से ली गई है, यानी जड़ी बूटियों से ली गई है। उसके अलावा दुनिया में हज़ारों लाखों जो जड़ी बूटियाँ हैं, और मैंने अपने तौर से जो गूगल पे स्टडीज़ वगैरह किया हूँ एआई वगैरह से, ये समझ में आया है कि 3000 से ज़्यादा दवाइयाँ ऐसी है, मोर देन 3000 मेडिसिन ऐसी है जो एंटी कैंसर एक्टिविटीज़ रखती है, ठीक है। वो दवाओं को बेस बनाकर कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर इंशाल्लाह आ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। नेचुरल मेडिसिन के अंदर जो है हम लोग जो है डायरेक्ट डेरिवेटिव्स ले सकते हैं, उनके सिंथेटिक जो है प्रोडक्ट ले सकते हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं दोस्तों, जैसे करक्यूमिन का आप लोगों ने नाम सुना है। करक्यूमिन वाकई में बहुत अच्छी दवा है, लेकिन जब भी ऑर्डिनरी मेडिसिन में कैंसर के इलाज की बात आती है तो सबसे पहले किसका नाम आता है? करक्यूमिन का नाम आता है। जबकि करक्यूमिन के अलावा हज़ारों दवाइयाँ हैं जिसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। विंका रोजिया एक ऐसी दवा है जिसके अंदर विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन और विनडेसिन वगैरह जैसे, विनरोबिन जैसे जो है अल्कोलॉइड निकलते हैं जो एंटी कैंसर है। हाँ, सबसे ब्लड कैंसर में उसका इस्तेमाल हमने देखा है। पेंटीटेक्सल का नाम सुना होगा आपने, टेक्सस बकाटा एक जड़ी बूटी है, उससे निकलता है वो। सिस्प्लाटिन, प्लैटिनम जो है धात है, उसका जो है वो मुरक्कब है। पैलेडियम भी धात है। पोडोफाइलिन, कैम्पोथेसिन, ये तमाम दवाइयाँ ऐसी है जो हमने हमारे मतलब में लाई है, रखी है सर, रॉ फॉर्म में, ठीक है। 15-20 दवाइयाँ ऐसी है जो जिसमें जो है एलोपैथी वाले उसका अल्कोलॉइड निकाल कर इस्तेमाल करते हैं, हम रॉ फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें उनके रिसर्च का थोड़ा हम लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, और रॉ फॉर्म में तो और बेटर रिजल्ट आते हैं। उसकी वजह यह है कि अल्कोलॉइड जो है वो जो काम करता है
वो ज़्यादा एग्रेसिवली काम करता है, जिसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और बहुत मरतबा ऐसा होता है दोस्तों के साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि वो बीमारी के मुकाबले में ज़्यादा ख़राब दिखते हैं वो। नेक्स्ट स्लाइड। तो इन दवाओं के जो मैकेनिज्म एक्शन भी हमने स्टडी किया है यूनानी मेडिसिन का, हर्बल मेडिसिन का, जो अपने तौर से जो है इम्यूनो मॉड्यूलेशन का भी काम करती है, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटीज रखती है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज रखती है, एपोप्टोसिस को भी जो है वो बढ़ाती है। एपोप्टोसिस का मतलब क्या है दोस्तों? सेल डेथ जो होती है, नेचुरल सेल डेथ, उसको जो है वो फेलिसिटेट करती है। उसके अलावा डिटॉक्स का भी काम करती है, एलिमिनेट हार्मफुल मेटाबोलाइट्स। नेक्स्ट स्लाइड। उसके अलावा यूनानी मेडिसिन जो है एंटी एंजियोजेनेसिस का काम करती है, एपिजेनेटिक मॉड्यूलेशन में भी काम करती है, ये फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग का इफेक्ट भी रखती है। यानी हर तरीके से जो है एंटी कैंसर एक्टिविटीज हम लोग जड़ी बूटियों में पाते हैं, और सही तरीके से उसको कंपाइल करके अगर हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह, तो पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, और रिलीफ के साथ साथ पेशेंट का बहुत कुछ खर्चा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बचा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेचुरल मेडिसिन में जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल होता है एंटी कैंसर के तौर से और एंटी ऑक्सीडेंट के तौर से, ठीक है। उसके अलावा यूनानी मेडिसिन में हम लोग ने देखा है कि दवाई गिजाई होती है या गिजाई दवाई होती है, वो दवाइयाँ जो बदन के अंदर पॉजिटिव इफेक्ट के साथ साथ बदन के लिए तामीरी काम भी करती है, ये कंस्ट्रक्टिव वर्क भी करती है, एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी उसके अंदर बॉडी के अंदर वो रहती है। हर्बल मेडिसिन एज इंड्यूसर्स ऑफ एपोप्टोसिस, एंटी कैंसर एजेंट शुड किल कैंसर सेल्स विथ मिनिमल डैमेज टू द बॉडी। बहुत मरतबा हमने देखा है दोस्तों, रॉ फॉर्म में दवाइयाँ इस्तेमाल करने से उनको जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बहुत मिनिमम हो जाते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो अगर वही दवाइयाँ अल्कोहल के फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत मरतबा वो डैमेजिंग का काम कर सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हर लेक्चर में इसको मैं रिपीट करता हूँ कैंसर के लिए, ताकि हमें हमारे जो हिस्ट्री है यूनानी की उस पर थोड़ा सा फ़ख्र हो कि यूनानी मेडिसिन के अंदर हज़ारों साल से कैंसर का डिस्कशन है। यूनानी मेडिसिन के अंदर कैंसर का बेहतर तरीके से जो इसको डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले बुकरात ने कैंसर को डिस्क्राइब किया है, कार्सिनोमा और कैर्किनोस ट्यूमर के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है, और कैंसर का बहुत कुछ लिटरेचर उन्होंने कंपाइल किया है। बुकरात के बाद जालेनोस ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया। जालेनोस एक ऐसे फिजिशियन थे जिन्होंने प्रॉपर एनाटॉमी को जो है वो कंपाइल किया, एनाटॉमी को डेवलप किया और सर्जरी की बुनियाद रखी। जालेनोस चाहे यूनानी फिजिशियन हो या वेस्टर्न किसी भी जो है एरिया का फिजिशियन हो, जो भी है, लेकिन यूनानी के बहुत बड़े वो फाउंडर में से थे। जालेनोस के बाद अगर एक बहुत बड़ा नाम जो है हम लोग पढ़ने में आता है हिस्ट्री में, तो वो उनका नाम है अबुल कासिम अल ज़ोहरावी। आपने सुना होगा दोस्तों, अबुल कासिम अल ज़ोहरावी एक ऐसे सर्जन, एक ऐसे फिजिशियन गुजरे हैं जिन्होंने पहली मरतबा बायोप्सी को जो है उन्होंने बायोप्सी को डिस्क्राइब किया। उन्होंने थायराइड नोडुल में से थोड़ा सा ब्लड निकाल के जो है उसको नेकेड आई से एग्जामिन किया, उसका कलर और उसका कन्फिगरेशन देख के उन्होंने उसको सौदा से मंसूब किया। और अबुल कासिम अल ज़ोहरावी एक ऐसे, जिन्हें अबुल कैसिस के नाम से वेस्टर्न कंट्रीज वाले जानते हैं, एक ऐसे जो है सर्जन गुजरे हैं जिन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया है, जिन्होंने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की बुनियाद रखी है, जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के लिए सर्जरी को रिकमेंड किया है, जिन्होंने सर्जरी की बहुत सारी टेक्निक्स को उस ज़माने में हज़ारों साल पहले जो है वो डिस्क्राइब किया है। तो ये यूनानी की हिस्ट्री है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग करंट एक पिछले 30-40 साल की बात करेंगे, तो हकीम तकमीली साहब है हमारे, जिन्होंने कैंसर, हालांकि बहुत सारा डॉक्यूमेंटेड नहीं है उनके पास उनका काम, लेकिन रिजल्ट हमने देखा है उनके पास, ठीक है। तो उनसे भी हमको थोड़ा इंस्पिरेशन मिला है। उसके अलावा एक हकीम है सर, हकीम शौकत साहब, हैदराबाद में है वो, उनके वालिद साहब भी BOMS थे, ये भी BOMS है। तो इन्होंने कैंसर पे बहुत सालों से काम करते हैं, तो उनके भी रिजल्ट मैंने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट देखा हूँ। लेकिन मेरे यार वो बीच में कुछ मसला आ गया, कुछ तो भी ऐसा। असल में क्या है, कैंसर पे काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। एज ए यूनानी फिजिशियन, एज ए ऑल्टरनेटिव फिजिशियन, कैंसर पे काम करना इसलिए मुश्किल है कि कैंसर पे इलाज करने का पूरा हक जो है मॉडर्न वालों को, ऐसे लोग उस चीज़ को ये करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे सिवा कोई काम ना करे, अगर काम करे तो क्वैक और जो कुछ भी उनका अपना एक ये रहता है डिमोटिवेट करने का तरीका वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो 20 साल के लिए चले गए वो सऊदी, वरना वो आज काफ़ी उनका जो है इंडिया में नाम होता है। बहरहाल उनसे हमको मोटिवेशन मिला सर। उसके अलावा जो है हम भी अपने दौर से कुछ काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 14-15 साल से। और मेरे पास, मैं आप लोगों को बताता चलूँ दोस्तों, कैंसर का इलाज करने के बाद पूरी तरह क्योर होने वाले पेशेंट की तादाद बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। यूनानी मेडिसिन से आई कैन प्रेजेंट हंड्रेड्स ऑफ 100 केसेस हियर, ठीक है, केस स्टडीज़ की बात जहाँ तक बात है। उसके अलावा मेरे पास कैंसर की
बाकी के ट्रीटमेंट के साथ, कीमो के साथ, सर्जरी के साथ, रेडिएशन के साथ, मेरी दवा एड ऑन होने के बाद जो पेशेंट को रिलीफ मिला है, ऐसे पेशेंट की तादाद हज़ारों की तादाद में, ठीक है। मेरे पास ऐसे पेशेंट भी बहुत सारे हैं जिन्होंने मेरे इलाज में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इलाज करने के बाद उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई, फिर उन लोगों ने सर्जरी की, उनका लीजन कम हो गया, उन्होंने सर्जरी कर ली। एक कुछ पेशेंट ऐसे थे जिनका लीजन एनल कैनाल के पास था, नज़दीक तक आ गया था, जिसकी वजह से सर्जरी पॉसिबल नहीं होती। हमने इलाज किया, वो कई इंच ऊपर चला गया, उन्होंने सर्जरी की अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर एक तरीके से यूनानी मेडिसिन जो है, ऐसा नहीं है कि हम लोग सब ठीक कर देंगे, हम लोग ने बहुत बड़े-बड़े दावे किए। बहुत सारे फैक्टर्स जो है, सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ड्राई एरिया है, वहाँ पर हमको काम करने की ज़रूरत है, हम लोग काम करें अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों, कैंसर का जो यूनानी पर्सपेक्टिव है, वो जो है सिस्टमिक डिसऑर्डर के तौर से हम लोग कैंसर को देखते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में जिस भी आर्गन में कैंसर है, उस आर्गन को फोकस किया जाता है, चाहे वो आप उसको रेडिएशन के जरिए ठीक करें या किसी और तरीके से ठीक करें। और भी कई अभी सर टेक्नोलॉजीज आई है, जैसे साउंड वेव्स के जरिए भी कैंसर के ट्यूमर को ख़त्म करते हैं। क्रायोथेरेपी एक आया है जिसके अंदर टेम्परेचर को बिल्कुल माइनस मोर लेस देन 100 उसको कम करके उसको मुंजमद किया जाता है कैंसर की गांठ को। कुछ थेरेपी ऐसी जिन्हें हम लोग थर्मल थेरेपी कहते हैं, हाइपरथर्मिया, बदन में हरारत को बढ़ाकर फिर कैंसर की गांठ को कम किया जाता है। जबकि तमाम के तमाम इलाज कंट्रोवर्शियल इसलिए है दोस्तों कि जहाँ पर हरारत को बढ़ाने की ज़रूरत है, वहाँ पर अगर हम बुरूदत को बढ़ा देंगे तो नुकसान होने वाला है। जहाँ पर बुरूदत को बढ़ाने की ज़रूरत है, उसका उल्टा करेंगे तो नुकसान होगा। तो हर एक पेशेंट को जो है हम लोग यूनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं कि इसको क्रायोथेरेपी से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, उसी तरीके से थर्मल थेरेपी से फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। तो इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं। तो कैंसर इज सीन एज ए सिस्टमिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय इम्बैलेंस ऑफ मिजाज। यूनानी का दोस्तों लिटरेचर की जहाँ तक हम बात करेंगे तो मॉडर्न मेडिसिन का लिटरेचर मेरे लैपटॉप में 100 से ज़्यादा किताबें जो कैंसर पे है, और काफ़ी चीज़ें पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कई एक लेक्चर्स का सेमिनार अटेंड किया हूँ मैंने, तो मेरे को हर एक लेक्चर्स में, हर एक लिटरेचर में एक मोनोटोनस बात नज़र आती है कि वह ये कैंसर है, ये कैंसर का इलाज है, ये कैंसर का कॉन्सेप्ट है। जबकि वो ये होना चाहिए दोस्तों कि हर 2 पेशेंट, हर 4 पेशेंट अलग अलग जो है उनका अपना एक टेम्परामेंट होता है। मिसाल के तौर से दोस्तों, अगर हम लोग दो सेक्शन में अगर कैंसर को डिवाइड करेंगे तो एक होता है एग्रेसिव कैंसर, जहाँ पर एग्रेशन को रोकने की ज़रूरत है। एक है नॉन एग्रेसिव कैंसर। नॉन एग्रेशन का मतलब क्या है कि स्टैग्नेशन ऑफ मादा जमा है और उस मादे को हमको क्या करना है, बॉडी से तहरीक के जरिए निकालना है। तो यहाँ पर एक 2 सेक्शन बन गए, लेकिन एज ए यूनानी फिजिशियन, यूनानी हकीम, हम उसको क्या कर सकते हैं, 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, जो दम बलगम सफरस होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो मेंटेनेंस ऑफ वाइटल पावर, कुव्वत मुदब्बिर बदन को हम लोग को मेंटेन करना है, तबीयत की मदद करना है, ठीक है। तबीयत की मदद अगर हम लोग करेंगे तो ही कैंसर के इलाज में कामयाब हो सकते हैं। अगर हम लोग तबीयत को दिन ब दिन वीक करते चले जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी इलाज से हो, इवन यूनानी मेडिसिन से भी पेशेंट वीक होता चला जा रहा है, तो वो एक गलत इलाज है, ठीक है। इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, सपोर्टिंग तबीयत टू हील इटसेल्फ, सिमिलर टू मॉडर्न होलिस्टिक पैलिएटिव केयर। नेक्स्ट स्लाइड। ट्रीटमेंट अप्रोच की बात करेंगे दोस्तों, इलाज भी तदबीर है यूनानी मेडिसिन में, जिसे हम लोग फसद, इसहाल, हमाम, तबरीद, उसी तरीके से लोकल एप्लीकेशन की दवाइयों के जरिए पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। इलाज बिल ग़िज़ा की बात है, कस्टमाइज डाइट दे सकते हैं पेशेंट को। उसी तरीके से इलाज बिल दवा की बात है। यूनानी मेडिसिन में एन नंबर ऑफ ड्रग्स है जो एंटी कैंसर एक्टिविटीज रखती है, और एंटी कैंसर की बजाय इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं दोस्तों, जहाँ पर तहलील की ज़रूरत है वो तहलील को बढ़ाइए, तबरीद की ज़रूरत है तबरीद को बढ़ाइए, ठीक है। तनकी की ज़रूरत है डिटॉक्स को बढ़ाइए, ठीक है। जहाँ हरारत को बढ़ाने की ज़रूरत है हरारत को बढ़ाइए। पेशेंट को अगर जो है हाइड्रेशन की ज़रूरत है, रुतूबत को बढ़ाने की ज़रूरत है, रुतूबत बढ़ाइए। ये अलग अलग सेक्शन के तहत हम लोग जो है कैंसर के इलाज को जो है कस्टमाइज तरीके से उस पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल, यूनानी मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है जिसने हज़ारों साल से एक स्पिरिचुअल केयर को बहुत जो रिस्पॉन्स दिया है, बहुत जो है उसको इंपॉर्टेंस दी है। स्पिरिचुअल केयर का मतलब क्या है, रूहानियत का मतलब क्या है दोस्तों, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, हालांकि वो चीज़ डिस्कशन करने के लिए ये नहीं है, फिर भी जैसा बात निकली तो बता रहा हूँ। कई पेशेंट ऐसे जो दरगाहों पे जाते सर, वहाँ जाने के बाद उनको साइकोलॉजिकली सुकून में आ जाते हो। दरगाह पे जाने के बाद वहाँ जाके किसी से मांगना करना वो एक अलग चीज़ है, वो गलत चीज़ है, उसके बारे में मैं ये नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ पर भी इंसान को सुकून मिलता है उसका कैंसर हील होना शुरू होता है। ये चीज़ को यूनानी मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। रूहानियत, मेंटल हेल्थ, नफ्सियात,
स्पिरिचुअल वेलबींग, उसी तरीके से एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया को कम करने के लिए यूनानी मेडिसिन में मुफर्रहात का जिक्र है। मुफर्रह कल्ब, मुफर्रह दिमाग, मुकव्वी आज़ा रईसा, इस तरीके से यूनानी यूनानी पूरा का पूरा यूनानी का जो है एक लिटरेचर हम लोग लिख सकते हैं कैंसर के ताल्लुक से। वो लिटरेचर इस तरीके से काम आएगा कि उसके ऊपर कैंसर के इलाज की बहुत बड़ी बुनियाद पड़ सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। यूनानी की पैथोलॉजी ग़ल्ब खिल्त को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। फसाद दम, सुए मिजाज, बारिद याबिस हो सकता है, हर रतब हो सकता है, इम्तिलाई कैफियत, कंजेशन, जो आगे हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, बाय द टाइम चाय मंगा लो ना, ज़रा थोड़ा सा बोल दो, चाहे कि चाय पीते में थोड़ा सा वो कम हो जाए। ये खाने के बाद थोड़ी सी नींद आती है ना, तो कैंसर, सरतान, ठीक है। चलो ठीक है, मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा आप ये जाग जाए, मतलब सो तो नहीं रहे लेकिन थोड़ा सा तहरीक मिले। देखिए दोस्तों, कैंसर का जो मामला है, आप अगर उसूल तिब को अगर पढ़ेंगे तो उसूल तिब जो है डॉक्टर तंजीला, कैन यू हियर मी? तो उसूल तिब में जो है सलाह मतलब ट्यूमर, अलग अलग उसकी कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। यानी सिस्टिक ट्यूमर उसका अलग इलाज है, सख्त सलाबत वाला ट्यूमर उसका अलग इलाज है। उसी तरीके से जितने टाइप के ट्यूमर से यूनानी मेडिसिन में उसको डिस्क्राइब किया गया है, शर्त है कि उस पर बेहतर तरीके से रिसर्च हो। नेक्स्ट स्लाइड। पर में रिखूद जिसे कहा जाता है, जैसे मैंने बता चुका उसके पहले, ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी है, मैंने बता चुका हूँ। तनकीय मवाद, तहलील वर्म, तक़वियत बदन वगैरह। नेक्स्ट स्लाइड। यूनानी मेडिसिन रिकॉग्नाइजेस नफ्सियात, रूहानियत, करेक्शन ऑफ मिजाज, करेक्शन ऑफ असबाब सित्ता ज़रूरिया, तस्फ़िए दम, ब्लड प्यूरिफिकेशन बोल सकते हैं हम उसको, स्ट्रेंथनिंग ऑफ वाइटल ऑर्गन, ठीक है, मुकव्वी आज़ा रईसा के तौर से हम लोग दवाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं। और मकामी और निज़ामी, लोकल एंड सिस्टमिक इलाज हम लोग ऐसे पेशेंट को जो है वो ऐसी थेरेपीज इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को ज़्यादा अच्छे तरीके से रिजल्ट आ सके। नेक्स्ट स्लाइड। कंक्लूजन ये है दोस्तों कि यूनानी मेडिसिन ऑफर्स ए होलिस्टिक, पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच टू कैंसर मैनेजमेंट, फोकसिंग ऑन रिस्टोरिंग बैलेंस, डिटॉक्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ बॉडी, ठीक है। When integrated responsibly with modern treatments, it can significantly enhance patient outcomes and quality of life. ठीक है दोस्तों, मेरा अपना एक पिछले 14-15 साल के प्रैक्टिस का मैं एक निचोड़ बता रहा हूँ कि कैंसर का इलाज करने के बाद पेशेंट या तो किसी वजह से उसको रिजल्ट नहीं आए या इलाज छोड़ दिए, ऐसा इस तरीके से कंडीशन वाले पेशेंट, चाहे वो मौत कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, ब्रेन ट्यूमर हो, सी ओवरी हो, जो भी हो, लाखों के दर्जन लोग ऐसे मौजूद है अभी जिनके पास एक तो एलोपैथी वाले ने उनको घर पे भेज दिया है कि आपका इलाज नहीं हो सकता है, और इसलिए घर में है कि उनको कोई ऑल्टरनेट वाला सही आदमी नहीं मिला। ठीक है, कोई हकीम, कोई वैद्य के पास गए, महीना 2 महीने रिजल्ट नहीं आए। तो लाखों करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद है जिन तक अगर हम लोग सही तरीके से इलाज के जरिए पहुँचे तो इंशाल्लाह एक बड़ा रिवोल्यूशन आ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। यूनानी मेडिसिन प्रोवाइड्स मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। ऑलरेडी ये रिपीट हो गया है, ठीक है। यूनानी में स्टेजिंग की बात जहाँ तक करेंगे दोस्तों, स्टेजिंग में एक मसला ये आता है, जैसे मिसाल के तौर से कोई पेशेंट डायग्नोस हो गया कि उसको स्टेज 4 का कैंसर है। स्टेज 4 का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेज 4? लास्ट स्टेज। इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि अभी पेशेंट जाने वाला है। साइकोलॉजिकली वो उसका माइंड में आता है, जबकि बहुत गलत चीज़ है। हाँ, नहीं, खुद डॉक्टर ने एक बार बोल दिया ना, पेशेंट का बिहेवियर उसी वक्त चेंज हो जाता है सर। उसका मोरल इतना डाउन हो जाता है कि फिर ही काउंट्स कि बाबा मैं को 6 महीने में जाऊंगा मैं, और वैसे होता है। ये बहुत गलत बात है। यूनानी मेडिसिन से अगर स्टेजिंग की बात करेंगे तो यूनानी हम स्टेजिंग को नहीं मानते, ठीक है। किसी पेशेंट को अगर इस तरीके से कैंसर होगा कि बहुत सारे ऑर्गन में जाके फैल गया है, तो उस पर्टिकुलर डिजीज़ का वो प्रेजेंटेशन ही वैसा है और उसी तरीके से उसको डील करना है। हमारे पास आते हैं पेशेंट, सर बोन तक चला गया, मल्टीपल ऑर्गन में जाके चला गया, ठीक है ना, चला गया, अपनी जगह उसका इलाज हो सकता है। एग्रेशन को कम कीजिए। मेरे पास कई पेशेंट ऐसे, एक लेडी थी मेरे पास, उधर कोंडवा के कोनारपुरम में रहते थे वो। शी वॉज हैविंग पूरे बोन्स, स्पाइन में चला गया, ब्रेस्ट कैंसर और बहुत सारे ऑर्गन्स में। अपने पास 3 साल उनका इलाज चला सर, 3 ईयर्स, और बहुत हेल्दी रही वो। और जो उनका इंतकाल हुआ उसकी भी कुछ वजह ऐसी थी जो मुझको याद नहीं आ रही है, कुछ उन्होंने गड़बड़ की, क्या किए। 3 साल उनका इलाज चला अल्हम्दुलिल्लाह, और एकदम शी वॉज हैविंग, घर का छोटा मोटा काम करती थी लेडी, 75 प्लस थे वो। तो एक दवा जो है वेट ग्रास, आपने सुना होगा,
अपनी दवाओं के साथ वो वेट ग्रास उन्होंने 3 साल लिया। और वेट ग्रास से क्यों फ़र्क हुआ उनको? क्योंकि वेट ग्रास मुबर्रिद है। क्या है? सुकून लाती है, सुकून। और मेजॉरिटी ऑफ कैंसर स्ट्रेस और हरारत और इसकी एंजाइटी बहुत बड़ा उसका फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। पेन की बात जहाँ तक बात करेंगे दोस्तों, पेन मैनेजमेंट कैंसर के इलाज में बहुत बड़ा चैलेंज है। पेन मैनेजमेंट के तौर से मॉडर्न मेडिसिन में सिवाय पेन किलर्स के और कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास मॉर्फिन के पैचेस, मॉर्फिन के इंजेक्शन देते हैं वो लोग, जिसका इफेक्ट कुछ घंटे रहता है और पेशेंट दोबारा जब वो दवा का इफेक्ट ख़त्म होता है, जो पेन शुरू होता है वो और ज़्यादा शिद्दत वाला होता है। और इस तरीके से पेशेंट का हर एक दिन मुश्किल तरीन होता चला जाता है। महीना 2 महीने के बाद उन दवाओं का इफेक्ट ख़त्म होता है और पेशेंट की ज़िंदगी ऐसा लगता है रिलेटिव्स के पेशेंट जितने जल्दी मर जाएगा उतना अच्छा है। ये फीलिंग्स रिलेटिव बोलते हैं इस तरीके से। जबकि यूनानी मेडिसिन में दोस्तों पेन की वजह ढूंढिए। ठीक है, पेन की वजह हो सकती है स्ट्रेचिंग, जिसे इम्तिदाद कहते हैं, तमद्दुद कहते हैं, प्रेशर कह सकते हैं। ठीक है, मिजाज के तब्दीली, मवाद जमा हो गया है, उसी तरीके से जो है सुए मिजाज, उसी तरीके से जो है कंजेशन, हरारत बढ़ गई है या बोझलपना बढ़ गया है जिसे बुरूदत कहते हैं। तो हर एक रीज़न को एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के जरिए हम लोग ठीक करके पेन को कम करने के बजाय पेन के रीज़न को कम करना है। मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ मवाद, ह्यूमर्स। ठीक है, बहुत पेन ऐसे होते हैं जो असबी दर्द होते हैं, न्यूरोलॉजिकल पेन होते हैं, वहाँ पर हम लोग जो है बहुत अच्छी दवाइयाँ यूनानी में मौजूद है। उसी तरीके से सुद्धा ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ब्लॉकेजेस ऑफ ब्लड वेसल्स हो सकता है, उसी तरीके से ब्लड फ्लो रुक गया है, कंजेशन हो गया है, ये तमाम उसके रीजंस हो सकते हैं। मैंने इसके पहले बताया दोस्तों, वापस रिपीट कर रहा हूँ कि कैंसर के इलाज में हमको औराम को कम करना है, इन्फ्लेमेशन को कम करना है। लीजन कम होगा धीरे धीरे अपनी जगह, लेकिन इन्फ्लेमेशन को कम करने से पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। पेशेंट को बॉडी में अगर लीजन है भी तो वो जो है कई साल तक ठीक रह सकता है इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्लाइड। स्कोप ऑफ यूनानी मेडिसिन, मेनी पेशेंट स्टॉप कीमोथेरेपी ड्यू टू सीवियर रेजिस्टेंस वगैरह। नेक्स्ट स्लाइड। ये सब चीज़ें हो चुकी है। नेक्स्ट स्लाइड। ये तमाम स्कोप्स है यूनानी मेडिसिन में। कैंसर का जो इलाज है दोस्तों मिजाज के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, एज ए यूनानी फिजिशियन, यूनानी कंसल्टेंट हम लोग इस चीज़ को हम सब लोग एग्री करते हैं कि नहीं? तो 4 मिजाज को मैंने जो है मेरे अपने प्रैक्टिस में हर एक मिजाज के पेशेंट को मैंने देखा हूँ। सर मेरी प्रैक्टिस के अंदर रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट कैंसर के पेशेंट भी मैंने देखा हूँ। न्यूरोनिकल ट्यूमर है, सार्कोमाज है, लिम्फोमाज है, उसी तरीके से स्पिंडल सेल कैंसर से, यानी ऐसे कैंसर से जो बहुत कम देखने में आते हैं, वो भी वैसे पेशेंट मैंने देखा हो। रिजल्ट कहीं कहीं आए, कहीं कहीं नहीं भी आए, लेकिन हमने उससे कुछ सीखा है सर कि किस मिजाज के तहत इसका, इस डिजीज़ का किस तरीके से प्रेजेंटेशन है, ये डिजीज़ किस मिजाज के तहत हम लोग इसको जो है कैटेगराइज कर सकते हैं, इससे क्या सीखने को मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे लिटरेचर जमा हो गया है। और दुआ कीजिए इंशाल्लाह साल 2 साल में कोई किताब अगर पब्लिश हो जाए तो कैंसर के इलाज में हम लोग कुछ हमारा एक माइलस्टोन हो सकता है इंशाल्लाह। इसी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो सरतान सफरावी जो है दोस्तों, सफरा का मतलब क्या है? सफरा का मतलब है हरारत, आग। तो सफरावी कैंसर का जो प्रेजेंटेशन होता है वो कैसे होता है दोस्तों? सोजिश, हरारत, एग्रेशन। ये स्टेज 4 में जो पेशेंट जाते हैं सफराई मिजाज के, जो कैंसर बोन को इरोड कर सकता है वो सफरा है। जो कैंसर अलग अलग ऑर्गन को जाके जो है तेज़ी के साथ फैल रहा है वो सफरा है। तो जो कैंसर हरारत की वजह से, एग्रेशन की वजह से हो रहा है, सफरा अगर आप नाम दे रहे हैं, तो सफरा शिकन इलाज से वो ठीक होना चाहिए इंशाल्लाह। और डेफिनेट ठीक हो सकता है। मेरे पास कई पेशेंट के रिजल्ट आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मामला क्या है दोस्तों कि अगर यही पेशेंट ने अगर कीमोथेरेपी लिया, बहुत मरतबा ऐसा होता है कि वो और ख़राब हो रहा है। तो ज़्यादा ख़राब होने वाले पेशेंट कौन से हैं? सफरा, क्योंकि वहाँ पर हरारत बढ़ी हुई है और आप हरारत को और बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कीमो में भी ऐसी दवाइयाँ हो सकती है जो हमारे तजुर्बे में है, जो हरारत को ना बढ़ाए बल्कि सुकून को बढ़ाए, बुरूदत को बढ़ाए। फिर वो देखना होगा किस तरीके से उसको काम कर सकते हैं। तो ये सरतान सफरावी के अंदर एग्रेशन होता है, सोजिश होती है, इरिटेशन होता है दोस्तों, फास्ट ग्रोविंग, फास्ट मेट्स, बोन मेट्स, मेट्स इन मल्टीपल ऑर्गन्स वगैरह, ये सफरा है। जो दवाइयाँ सफरा शिकन होती है, जो दवाइयाँ सफरावी नज़ले को ट्रीट करती है, वही दवाइयाँ सफरावी कैंसर में बेहतर तरीके से रिजल्ट दे सकती है। क्योर की बात यहाँ पर नहीं हो रही, हम रिलीफ देने की बात कर रहे हैं दोस्तों। उसी तरीके से आइए सरतान दमवी। सरतान दमवी में मैंने परसों भी अपने डिस्कस हुआ था कॉलेज में। दमवी मिजाज के पेशेंट की मैंने मेरे लेक्चर्स है, चारों लेक्चर्स आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे। सफरा मिजाज को मैंने डिस्क्राइब किया, 40 मिनट का तकरीबन लेक्चर है। दम को डिस्क्राइब किया हूँ, बलगम को, सौदा को, ट्रीटमेंट के साथ मैंने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया, जो मेरी अपनी समझ थी
उस तरीके से मैंने बात किया हूँ। दमोई मिजाज में दोस्तों एक मिसाल देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने देखा होगा ब्रेड। ब्रेड क्या होता है, ब्रेड का आटा थोड़ा होता है ना, उसके अंदर क्या करते हैं वो लोग खमीर मिलाते, तो क्या हो जाता है, ब्रेड फूल जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, मतलब जोशे खून। ठीक है, बॉडी वही तरीके से, बॉडी वही पैथोलॉजी बॉडी के अंदर चलती है सर। जोशे खून की वजह से, मेरा एक फ्रेंड है डॉक्टर निसार, उनके एक रिलेटिव एडमिट थे, डेली उनके एब्डोमेन में से 4-5 लीटर पानी निकल रहा है। इनटेक 1 लीटर है, और पानी कितना निकल रहा है, कहाँ से आ रहा है ये फर्मेंटेशन का नतीजा है। जो ब्रेड फूड रहा है फर्मेंटेशन की वजह से। फर्मेंटेशन प्रोसेस अगर आप गूगल करके देखेंगे, उसके अंदर 3 फर्मेंटेशन नतीजे में 3 चीज़ें डेवलप होती है। एक होता है अल्कोहल बनती है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और तीसरा एसिड बनता है। मैंने कुछ एक आर्टिकल पढ़ा था, कुछ पेशेंट के सैंपल लिए गए और उनके ब्लड में से अल्कोहल निकला, जबकि उन्होंने ज़िंदगी में कभी अल्कोहल छुआ नहीं। वो अल्कोहल कहाँ से आया, दमोई मिजाज की वजह से। तो ये तमाम पॉइंट जमा करके हमने दमोई कैंसर्स को डिस्क्राइब किया है, जहाँ पर एसआरटीस हो रहा है। यानी मेरे पास एक लेडी है सर, वो अकोला की, उनके डॉक्टर साहब है, डॉक्टर रोशन जबीर उनका नाम है, उनकी वालदा 70+ है। तो वो लेडी को एसआरटीस हुआ, हालांकि अपने इलाज में 8-10 महीने का तो काफ़ी ठीक है, वो ओरियन कैंसर है। 6 महीने के बाद फिर एसआरटीस हुआ अभी, तो अभी उन्होंने परसों जाके उसको निकाले। तो ये सफरावी का एक प्रेजेंटेशन है जो मादा स्लोली अकोमोडेट हो रहा है। दमोई में ऐसा नहीं है, दमोई में हर हफ्ते, हर 4 दिन में पेशेंट को निकालना पड़ता है। अगर हमने ऐसे पेशेंट के जोशे खून को कम किया, चाहे दवाओं से चाहे किसी भी वजह से, डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स रिकवर हो सकते हैं। उसके अलावा दमोई मिजाज का एक और क्या है, पैथोलॉजी है, तनाव, दबाव, तमद्दुद। तमद्दुद का क्या मतलब है, प्रेशर, क्योंकि हवा से मनसूब है वो। हवा क्या करती है, प्रेशर डालती है। वो तनाव, दबाव, तमद्दुद की वजह से जो कैंसर डेवलप होता है, वो किस मिजाज में किया जाता है दोस्तों, दमोई में। एग्रेशन, ठीक है। आपने देखा होगा दोस्तों, पागलपन के जो पेशेंट होते हैं, कई एक पेशेंट ऐसे होते हैं जो बातचीत ही नहीं करते, खामोश मिजाज। कुछ पेशेंट थोड़े सी बड़बड़ वगैरह करते, कुछ पेशेंट एग्रेसिव होते, मार धाड़ तोड़ फोड़, दमोई मिजाज की। हाँ, दमोई मिजाज में एग्रेशन आता है। एग्रेशन जहाँ पर आएगा, मार धाड़ जिसको बोलते हैं ना, जो बहुत सारे दमोई मिजाज के पेशेंट ऐसे हैं जिनको लड़ना या मुहिम पर जाना या जंग लड़ना, ये उनका मिजाज होता है। ठीक है, जैसे आपने इसकी ये देखे होंगे, एक मूवी आई थी, बिहार का एक था कुरमांझी, पूरा पहाड़ तोड़ दिया उसने, पूरा पहाड़ अकेला ही उसने खोद दिया। तो इस तरीके के जो मिजाज के लोग होते हैं, जो एक टारगेट के तरह काम करते हैं, वो दमोई मिजाज के होते हैं। उनमें जो अगर कैंसर हुआ और हमने डायग्नोस कर लिए, वो इलाज करना हमारे लिए आसान होता है। अब आइए बलगम की तरफ। बलगम मतलब क्या दोस्तों, पानी, वाटर, मादा जमा है उसमें जो है ताफुन, सड़न हो रही है। तो ऐसे पेशेंट जिनमें नॉन हीलिंग वुंड्स, नॉन हीलिंग अल्सर्स, पस फॉर्मेशन, एब्सेस फॉर्मेशन, ये तमाम बलगमी मिजाज के तहत आते हैं। वहाँ पर आप बलगम का तनकिया कीजिए, डेफिनेटली उनका वुंड हीलिंग हुआ, वैसे कैंसर को आप लोग रिलीफ दे सकते हैं। अब आखिरी में आइए सरतान सौदा। सरतान सौदा किस मिजाज के तहत आता है, सौदा मतलब तहज्जुरी कैफियत, फाइब्रोसिस। ठीक है, जहाँ फाइब्रोसिस होगा, जहाँ पर सख्ती सलामत होंगी। मेरे पास सर 2-3 पेशेंट्स है, उसकी एग्जांपल देता हूँ मैं। आप लोग बोर हो जाएंगे तो मैं रोक दूंगा, लेकिन मेरे को 5 मिनट और दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पकाना भी अच्छी बात नहीं है। एक पेशेंट है सर, हमारे एक फ्रेंड के वालिद साहब है, सीए प्रोस्टेट। ठीक है, उनका फेशियल एक्सप्रेशंस, उनका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल शांत, एकदम खामोश मिजाज, कोई एक्सप्रेशन नहीं। नफ्स देखता हूँ तो सख्त सलाबत वाली नफ्स, सख्त एकदम। अब सीए प्रोस्टेट का इलाज अगर मुझको करना है, तो हर एक आदमी करक्यू में नहीं, ये वो सब कोई भी कैंसर में, मैं जब नब्ज देख रहा हूँ तो सख्त सलाबत वाली नब्ज, डॉक्टर कौसर उसकी दवा है, उसको हम लोग ने सब सौदा के तहत इलाज किया सर, बहुत आराम हो गया। ठीक है, अब मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है मौत कैंसर का, सेम नब्ज, सख्ती सलाबत वाली नब्ज, बेइंतहा सलाबत। वैसे पेशेंट को इलाज शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आराम हो गया, धीरे धीरे वो काफ़ी ठीक हो रहा है। अब पिछले महीने 10 दिन पहले उसको मैंने आकर करा और लौंग ऐड किया, छोटी गोली बनाता हूँ मैं, 50 मिलीग्राम, 50-70 मिलीग्राम की है वो। आकर करा, प्रूफ एंटी कैंसर है, लेकिन क्योंकि गर्म खुश्क है वो, तो सौदा में काम करेंगी। कहाँ काम करेंगी,
सौदा में काम करेंगे। तो आकर करा देने के बाद पिछले 10 दिन में जो आराम हुआ वो पिछले 4 महीने भी नहीं हुआ होगा। इसी तरीके से सौदाई मिजाज की कई एक मिसालें हैं, कभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्नोस करके इलाज करना मिजाज के तहत। नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों, ये लास्ट है। यूनानी हेमेटोलॉजी हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं। जैसे एक्यूट ल्यूकेमिया एग्रेसिव होता है, क्रॉनिक ल्यूकेमिया नॉन एग्रेसिव होता है। एग्रेशन कहाँ होगा, जहाँ हरारत रहेंगी। हरारत कहाँ होंगी, सफरा और दम में। नॉन एग्रेशन कहाँ होगा, सौदा और बलगम में। नेक्स्ट स्लाइड। पॉलीसिथीमिया वेरा आपने देखा होगा, सुना होगा। पॉलीसिथीमिया वेरा एक ऐसा डिजीज है जो किताबों में उसका इलाज है सर फस्द करना। 500 ml ब्लड लोग 15 दिन में निकालते हैं, क्योंकि अगर नहीं निकालेंगे पेशेंट को जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, पेशेंट को जो है वो ये हो जाएगा। तो पॉलीसिथीमिया वेरा। मल्टीपल माइलोमा हमने देखा है, मल्टीपल माइलोमा बोन को इरोड करता है और पेशेंट की सिम्टम देखा हम लोगों ने, सफर कहते इलाज किया, बहुत आराम हो गया। थैलेसीमिया को हमने नफ्स देखी सर, सौदा कहते थे, इलाज किया अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक पेशेंट का इलाज चल रहा है, 20 महीने से उसको बीटी की जरूरत पड़ी डॉक्टर साहब, 20 महीने से, जबकि उसके पहले हर महीने 15 दिन में वो बीटी की जरूरत पड़ती थी। नब्ज देखा, सख्ती सलाबत वाली, स्प्रीन बढ़ी हुई, स्प्रीन सख्त, सौदा कहते इलाज किया अल्हम्दुलिल्लाह, उसको बहुत आराम है। सौदा की तरह दवाइयाँ कौन सी हो सकती है, राई हो सकती है, बापची हो सकता है, बरगे सुदाब हो सकता है, सत्तनासी के बीज, मेथी, जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तमाम की तमाम हरारत को बढ़ाती है और तहरील को बढ़ाती है। उसी तरीके से दोस्तों माइलोफाइब्रोसिस डिसऑर्डर्स, फाइब्रोसिस मतलब सख्ती सलाबत, सौदा। नेक्स्ट स्लाइड एक बेटा नहीं दो। थैलेसीमिया इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस। इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या है दोस्तों, हरारत की कमी, यानी बोन मैरो के अंदर वो मैच्योर ही नहीं हो पा रहा है। हरारत को बढ़ाएंगे, मैच्योरेशन बढ़ेगा, आरबीसीस का डेवलपमेंट शुरू होगा और उसका एनीमिया खत्म होगा। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो ये तमाम उसका पैथोलॉजी है। नेक्स्ट स्लाइड। पैथोलॉजी एंड बोन मैरो। दोस्तों पैथोलॉजी एंड बोन मैरो का क्या मतलब है। बोन मैरो को अगर हम लोग देखेंगे बहुत सारे ब्लड डिसऑर्डर्स में, एक होता है हाइपोसेलुलर मैरो, एक होता है हाइपर सेलुलर मैरो। हाइपर सेलुलर मैरो का मतलब क्या है, हरारत की कमी है, हरारत को बढ़ाना है। हाइपर सेलुलर में क्या है, तहरीक बढ़ी हुई है, तहरीक को, हरारत को कम करना है। डेफिनेटली इंशाल्लाह उसमें भी हम लोग बेहतर तरीके से रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। माइलोफाइब्रोसिस मैंने बताया सौदा, ड्राई टाइप, इसके अंदर ड्राई टाइप देखिए बुक में ही ड्राई टाइप है। ड्राइनेस कहाँ होती है ज़्यादा करके, सौदा और सफरा में। तो सौदा भी मिजाज के तरह हमने उसको लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे पेशेंट को रिजल्ट आया। नेक्स्ट स्लाइड। अपलास्टिक एनीमिया की बात करेंगे, हर एक सेल लाइन में कमी आई है, यानी आरबीसीस भी कम हुए, हीमोग्लोबिन कम है, डब्ल्यूबीसी भी कम हो गए और प्लेटलेट भी कम हो गए। तो ये हरारत की कमी को जाहिर करता है, हरारत को बढ़ाएंगे। अपलास्टिक एनीमिया आप यूनानी मेडिसिन से बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। मल्टीपल मैं बता चुका आप लोगों को। लिम्फोमास की बात करेंगे दोस्तों, ये लास्ट मेरा डिस्कशन है 1-2 मिनट का। लिम्फोमास की बात करेंगे दोस्तों, हॉजकिन नॉन हॉजकिन्स, मोर देन 70-75 टाइप्स है लिम्फोमास की। हमारे पास नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के पेशेंट आते हैं, उनके जब हम लोग लिम्फ नोड देखते हैं बिल्कुल नरम, रबरी, बलगम के तहत इलाज किया हमने, बहुत अच्छे रिजल्ट आए। हॉजकिन लिम्फोमा की बात करेंगे, उनके लीजन को हमने देखा, हार्ड स्टोन लाई, तहरील को बढ़ाया हमने, सौदा के तहत इलाज किया अल्हम्दुलिल्लाह, उनको भी रिजल्ट आए। इक्का दुक्का पेशेंट आए, लेकिन जो पेशेंट है उनमें से हमने ये कंक्लूजन निकाल के काम को आगे बढ़ाया। अगर हमारे पास ज़्यादा पेशेंट आएंगे तो इंशाल्लाह और आगे चल के हम लोग उसको रिसर्च की बेस पे हम लोग उस पर काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर लाइकोमास का साइज रिलीज होता है? हाँ, खत्म होता है। मेरे पास एक पेशेंट है सर, ज़मीर नाम है उसका, बीजापुर का है, एज रहेंगी 25-27, 2 साल 3 साल हो गए होंगे, इलाज बंद हो चुका है उसका, लगभग 2 साल इलाज किया उसने। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। कोई कीमो नहीं, कोई रेडिएशन नहीं, कोई सर्जरी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ यूनानी मेडिसिन, डाइट। ठीक है, वो जॉब करता था हैदराबाद में, तो आटा घर से 10-10 किलो बना के ले जाता था, जो मैंने उसको रिकमेंड किया था। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा एक भाई है जिसकी ऐसी बार उन्होंने खाई अभी, उसको अब्डोमेन में ट्यूमर था, कीमोथेरेपी 32 हुए, रेडिएशन 30-35 हुए, वो ट्यूमर 50% कम हो गया। कितना? 50% कम हो गया, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन उसकी ताकत ख़त्म हो गई, 50 किलो वज़न बच गया उसका इलाज लगभग 2 साल किया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया और आज उसका वज़न 100 किलो है और इलाज बंद हो के 5 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह।
ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग आज उसकी आइसक्रीम खा सके।